हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश गुप्ता और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हम आज हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन जी से कई विषयों पर बात करेंगे। इनसे ये भी जानेंगे कि कोर्ट जो है कोरोना को लेकर किस तरह की डायरेक्शंस जो है गवर्नमेंट को दे रहा है। आप जानते हैं कि सेकेंड जो स्पाइक आई है कोरोना की, उसमें जिस तरह से पैर पसारे हैं और लोगों को प्रभावित किया है, ऐसे में सरकार को जो है डायरेक्शंस मिल रही हैं कोर्ट से कामकाज को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि कोरोना को लेकर अलग अलग तरह की सरकारें जो हैं काम कर रही हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है काफी एक्टिव है। किस तरह की डायरेक्शंस जो है गवर्नमेंट को दी जा रही हैं? क्योंकि कोरोना ने जो सेकंड लहर आई है उसने समाज के हर वर्ग को अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए क्योंकि कोर्टों भी उससे प्रभावित नहीं हुई है और कोर्ट की वर्किंग भी अफेक्ट हुई है, तो इसलिए पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में जो कोरोना के रिलेटेड पॉलिसीज़ बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन वो तो सरकारें देखती है, लेकिन क्योंकि कोरोना के राइट टू जो लाइफ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है और कोर्टों की भी ड्यूटी है ये देखना भी हर नागरिक की जो लाइफ की प्रोटेक्शन है उसके बारे में कोर्टें जो है सरकारें अपनी ड्यूटी निभाने में कोई अनगहली ना करें। इस नाते से जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है उसके बारे में कोर्ट में एक PIL चल रही है और जिसमें कोर्ट जो है मॉनिटरिंग कर रही है अभी जो भी स्टेप्स है, डिफरेंट स्टेप है, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं उसके बारे में कोर्ट जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रही है। और उस सारी चीज़ों में वैक्सीनेशन हो सकती है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करो ताकि घर बैठे जो है लोगों को कंसल्टेशन मिल सके। इसी तरह दूसरे स्टेप की जो है अभी ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस जो है, और नए OPD हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि बेड्स की संख्या बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ने के कारण बेड्स जो अवेलेबल थे वो इनसफिशिएंट है और कैसे नए बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं, कौन कौन से नए हॉस्पिटल कहाँ पॉसिबिलिटी है खोली जा सकती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और आज की डेट में क्योंकि कोरोना गाँवों में भी फैलता जा रहा है तो उसको प्रिवेंशन के करने के लिए सरकारें क्या कर रही है, इस सब के बारे में कोर्ट एग्जामिन कर रही है भी गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। और जो भी क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कॉन्शियस है, जो पॉलिसी बनती है जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सरकार के लेवल पे हो रही है, जो ऑफिसर्स अलग अलग कोशिश करके उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कोविड, उस सारे स्टेप्स को कोर्ट जो है पॉलिसीज में तो कोर्ट इंटरफियर नहीं करती है, लेकिन जहाँ कहीं डेफिशिएंसी जो PIL है, क्योंकि डिफरेंट काउंसिल भी अपीयर होते हैं, अमाइकस भी अपॉइंटेड है उसमें, तो वो भी कोर्ट को असिस्ट करता है। जहाँ जहाँ भी कोई डेफिशिएंसी कोर्ट में नोटिस में आती है तो कोर्ट डायरेक्ट करती है उस एस्पेक्ट को भी गवर्नमेंट्स एग्जामिन करे, और कोर्ट्स जो गवर्नमेंट्स भी एग्जामिन करने के बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स फाइल कर रही है। कल ही सर हरियाणा सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट एक हाईकोर्ट में फाइल की है। उस रिपोर्ट में क्या कहा है सरकार ने, किस तरह के प्रयास जो हैं किए जा रहे हैं? कल जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी गई थी उसमें बताया गया था अभी रिसेंटली बाकी स्टेप्स के ज़्यादा क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए थे तो नए हॉस्पिटल जो है एस्टेब्लिश कर रही है। अभी एक पानीपत में नया हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है, गुरुग्राम में 3 हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुए हैं, फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है, इसी तरह करनाल में नया एक हॉस्पिटल शुरू किया गया है, सिरसा में एक नया हॉस्पिटल है। वो सारी जानकारी दी गई है भी नए हॉस्पिटल, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई का अरेंजमेंट, बेड्स का अरेंजमेंट, एम्बुलेंस अरेंजमेंट और जो है टेस्टिंग का अरेंजमेंट, वो सारी की जानकारी स्टेटस रिपोर्ट में सारी डेथ्स के बारे में भी बताया गया कि कितनी डेथ्स जो है कोरोना की वजह से हरियाणा में हुई है। जो जनरल इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली डेथ्स के बारे में अभी कोई ऐसा डाटा कोर्ट के सामने नहीं आया। डिटेल दी गई है अभी कितने पेशेंट्स आए हैं, कितने जो है ठीक होकर चले गए हैं, आज का स्टेटस कितना है, इस जनरल जानकारी इसके बारे में अभी कोर्ट को सारी। एक कोर्ट सर कोरोना काल को देखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया जाना था जिसमें 6000 या उससे ज्यादा कैदियों को जो है कोरोना काल के चलते रिहा किया जाना था या फिर पैरोल दी जाने की। उसका क्या रहा? कमेटी ने तो फैसला लिया था छोड़ने का,
एग्जीक्यूशन के लेवल पर कहाँ है? जो कोर्ट की तरफ से एक जो हाई पावर्ड कमेटी है, जिसमें ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट जस्टिस राजन गुप्ता जी चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे वो कमेटी बनी है। उस कमेटी ने उस केसेस को एग्जामिन करने के बाद क्योंकि फर्स्ट फेज में कुछ कैदियों को पहले पैरोल पे रिहा कर दिया गया था, उनमें से काफ़ी लोगों ने भी सरेंडर करना था दोबारा अपनी पैरोल अवेल करने के बाद। एक तो वो डायरेक्शन में उनकी पैरोल एक्सटेंड कर दी गई है, कुछ नए केसेस के भी पैरामीटर जो है फिक्स कर दिए गए हैं, उनको भी एडिशनली पैरोल ग्रांट करने की डायरेक्शन कर दी गई है। उसमें क्योंकि बाकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है, जेल अथॉरिटीज ने बेल बॉन्ड वगैरह, पर्सनल बेल बॉन्ड वगैरह भरवाने हैं कैदियों के, उसको छोड़ना है, वो सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कैदी उनको जेल अथॉरिटीज उनको रिलीज कर रहे हैं जो कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से। ये जो कैदी हैं जिन्हें कोरोना के चलते रिलीज किया जा रहा है, किस नेचर के क्राइम है इनका और किस एज ग्रुप के हैं? ऐसे कोई एज का कोई बार नहीं है, इसमें ये था भी 7 साल तक की सजा के जितने भी केसेस हैं उन सबको जो है कैदियों को उनके कोरोना के लिए स्पेशल पैरोल ग्रांट की जानी चाहिए। और वो पैरोल ग्रांट पहले जो सर्ज आया था उसमें भी करी गई थी, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कोर्ट ने कहा भी एडिशनली भी, क्योंकि 1 साल का अप्रोक्सीमेटली वक्फा भी हो गया है कंटिन्यू करने में, और भी बहुत से जेल के कैदी होंगे जो अब इंटाइटल्ड होंगे या एडिशनली आगे होंगे, तो उन सब के बारे में जो है अल्टीमेटली 7 ईयर तक की सेंटेंस के सारे केसेस जो है वो सारे एग्जामिन करके उनको रिलीज करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। बाकी पर्टिकुलर स्पेशल केसेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस है पर्टिकुलरली जो कमेटी ने अपने ऑर्डर में दी है, जिसके बेसिस पे उनको कैदियों पर रिलीज किया जा रहा है। सर, इन दिनों एक बड़ा मामला चल रहा है विधायक की सदस्यता का। कालका से विधायक हैं प्रदीप चौधरी, आप जानते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द हुई है। एक हिमाचल की स्थानीय अदालत ने उन्हें कन्विक्ट किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने अब स्टे किया है कन्विक्शन को। तो उनकी सदस्यता को लेकर अब क्या बन सकता है कानूनन रूप से, आपसे हम जानना चाहते हैं। कानूनन रूप से ये पर्टिकुलर केस का तो अभी स्पीकर साहब ने फैसला करना है। इसकी फाइल हमारे पास भी ओपिनियन के लिए आई है, एक आधे दिन में हम अपने ओपिनियन तैयार करके स्पीकर साहब को भेजेंगे। लेकिन नॉर्मली ये होता है भी यदि कोई एमपी या एमएलए कन्विक्शन हो जाती है और अपील के दौरान यदि वो अपील करता भी है तो अपील के दौरान उसकी कन्विक्शन का स्टे नहीं होता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो इसी प्रदीप चौधरी के केस में भी ऐसा ही हुआ था, उसने अपील फाइल करी थी सेशन कोर्ट में, उसकी सेंटेंस तो सस्पेंड कर दी गई, उसको बेल ग्रांट कर दी गई, लेकिन उसकी कन्विक्शन स्टे नहीं थी। उसके कारण स्पीकर साहब ने उसका ऑर्डर पास करके उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी। अब उसने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी है, हाई कोर्ट से अपील में उसकी कन्विक्शन स्टे हो गई है। अब आगे सरकार के पास उनके पास रास्ता होता है भी यहाँ तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे होगा, या उसकी अपील जो अभी मेन पेंडिंग है सेशन कोर्ट में उसका जो फैसला होगा, यदि उसकी कन्विक्शन मेन अपहेल्ड हो जाती है तो उसके बाद फाइनल फैसला तो उसके बाद होगा। लेकिन ये है फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसकी कन्विक्शन स्टे कर दी है। नॉर्मली लॉ ये है भी यदि हाई कोर्ट कन्विक्शन, कोई भी कोर्ट यदि कन्विक्शन स्टे कर देती है तो फिर उसकी मेंबरशिप रिस्टोर कर देनी चाहिए, अनलेस कोई ऊपर वाली कोर्ट दोबारा कन्विक्शन के ऑर्डर को जो स्टे हुआ है उसको रद्द करती है, बदलती है, तब वो दोबारा री एग्जामिन हो सकता है। आपके ध्यान में कोई ऐसे मामले आते हैं सर पहले से कि इतनी जल्दी मेंबरशिप गई है और वो रिस्टोर भी हो जाए? हाँ नहीं, ये क्योंकि ये जो मेंबरशिप जाती है कन्विक्शन के बाद, एक कोर्ट ने भी कन्विक्शन कर दी है, यदि मजिस्ट्रेट ने जैसे इसके प्रदीप चौधरी के केस में उसकी कन्विक्शन करी है और उसने अपील फाइल करी है, अपील को फाइल को करते हैं तो उसको फैसला होने में तो टाइम लगता है। और लेकिन एज इंटरम मेजर ये होता है भी यदि कोर्ट इंटरम स्टेज पे उसकी कन्विक्शन स्टे कर दे तो फिर तो उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है। यदि कोर्ट ये कन्विंस नहीं है कि उसकी कन्विक्शन स्टे करी जाए, बेल बेशक कोर्ट ग्रांट कर दे, सेंटेंस सस्पेंड कर दे, तो इमीडिएटली मेंबरशिप कानूनी तौर पे खत्म हो जाती है। उसमें चाहे स्पीकर साहब ना भी ऑर्डर पास करें कोई पर्टिकुलरली, तो भी मेंबरशिप जो है एक बार कन्विक्शन स्टे नहीं हुई उस ऑर्डर की डेट से खत्म हो जाती है। तो इसलिए उसके पास आगे रेमेडी है। अभी अपील तो फैसला अभी भी पेंडिंग है, उसकी आगे फैसला होना है, लेकिन उसकी जो कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट से उसने अपील फाइल करी है, उसकी वो एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ कर दी है। तो यदि एप्लीकेशन ये इंटरम मेजर होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नॉर्मली इंटरम स्टे है महीना, 2 महीने, 3 महीने में ही फैसले होते हैं। यदि हाई कोर्ट अपहेल्ड ऑर्डर कर देती सेशन कोर्ट का और इसकी कन्विक्शन का स्टे नहीं ग्रांट करती तो जब तक अपील का फैसला नहीं है मेंबरशिप उसकी सस्पेंडेड रहनी थी, वो डिसमेंबर ही रहना था।
लेकिन एज ए इंटरम मेजर हाई कोर्ट ने कर दिया, अभी अपील के फैसले तक उसकी कन्विक्शन स्टे करी है। तो उसकी नॉर्मली ये है, अभी यदि उसकी कन्विक्शन स्टे कर दी है तो उसकी मेंबरशिप भी रिस्टोर होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द अपील होगी। सेशन कोर्ट में जो भी अपील का फैसला होगा तब तक के लिए मेंबरशिप उसकी दोबारा रिस्टोर हो जाती है। सर, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से काम जो है वो आधे हो रहे हैं, आधे एम्प्लॉइज के साथ हो रहे हैं और ज़्यादातर जो है डिजिटल हो रहा है और प्रभाव पड़ा है, चाहे वो कोर्ट्स हैं या और एग्जीक्यूटिव है। आप ये बताएं कि ऐसे कौन से बड़े मसले हैं जो प्रदेश को प्रभावित करते थे कोरोना काल की वजह से, जिनका फैसला होना था नहीं हो पाया या लंबित रह गए? ऐसे है क्योंकि कोर्ट अभी काम लिमिटेड फंक्शनिंग है आज की डेट में। कोर्ट से बहुत से मसले हैं, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स हो सकती है, लोगों ने ज्वाइन करना है, वेट कर रहे हैं, कोई सिलेक्शन चैलेंज हुई है, तो वो सारे केसेस की इस समय प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती क्योंकि कोरोना की वेव इस तरह की है। वो उसमें क्योंकि आज की डेट में राइट टू लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, एक कहते जान है तो जहान है। तो इसलिए क्योंकि इस समय बाकी चीज़ों की जो राइट्स है वो एक किस्म के सस्पेंडेड है, भी ठीक है, अभी कोरोना से बचा जाएगा तो अपने राइट भी कोर्ट्स के भी थ्रू इन्फोर्स हो जाएंगे, अदरवाइज भी इन्फोर्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट के केसेस हो सकते हैं और भी इस तरह के मामले हो सकते हैं जो कोर्टों ने अभी डेफर कर दिए हैं। सिर्फ इमरजेंसी जिसकी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है वही कोर्स लिमिटेड हियरिंग कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रही है। एक बार बीच में कोर्ट ने सारी फंक्शनिंग दोबारा रिस्टोर कर दी थी, सारे जजेस जो है काम करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और लिमिटेड इवन फिजिकल हियरिंग के थ्रू सारे जजेस ने काम करना शुरू कर दिया था दोबारा, पहली लहर को जब कंट्रोल हो गया था। लेकिन दोबारा जो सेकंड लहर आई है वो एकदम प्रभाव उसने किया है, उसके कारण इमीडिएटली अभी कोर्ट की पूरी वर्किंग तो सस्पेंड करनी पड़ी है, लिमिटेड जो वर्किंग है वही रिस्टोर करके, तो उसके थ्रू जो इमरजेंसी वाले केसेस है जिनमें इमीडिएटली कोई रिलीफ रिक्वायर्ड है वही लिमिटेड हियरिंग का कोर्ट ने अभी शुरू करी है। तो उसी इमरजेंसी वाले केस ही कोर्ट अब इस समय सुन रही है। सर, ये अदालतों का कामकाज प्रभावित होने से वकीलों के सामने भी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। ये बताएं कि बार काउंसिल है, सरकार है, कोई किसी तरह की मदद, क्योंकि आपका एक वेलफेयर फंड भी है और ये भी जानकारी मिली थी कि 600-700 वकीलों को दिया भी गया अनुदान, कि आगे इसको और एक्सटेंड करने का कोई विचार है? ऐसे इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित जो लोग हैं शायद एडवोकेट्स ही हैं। वो कुछ लिमिटेड 5-10% लोगों को छोड़ देंगे तो जो मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स इस समय प्रभावित है। खास करके जो हमारे वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या सब डिविजनल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो वकीलों को इमीडिएटली, क्योंकि उनके पास कोई और भी साधन नहीं होंगे, जो नए यंग लड़के हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है जो प्रोफेशन में आए हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें प्रभावित तो पूरी तरह है। बार जो एडवोकेट्स के लिए भी बार काउंसिल ने भी कुछ अपनी लेवल से कुछ एडवोकेट्स की सहायता करी थी। एक हरियाणा के स्पेशल एडवोकेट्स के लिए हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड बना हुआ है, उस फंड के नीचे भी अपने हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड के नीचे से भी सारे जो उसके मेंबर है हरियाणा के एडवोकेट्स, उनसे एप्लीकेशन है बार काउंसिल का, क्योंकि सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट है चेयरमैन है वो उसके मेंबर है वेलफेयर कमेटी के, एप्लीकेशन कॉल करके उन्हें स्क्रूटनाइज करके अप्रॉक्सीमेटली 700 लोगों की एप्लीकेशन पाई भी जिनको इमीडिएटली हेल्प ज़रूरत है। तो वो एक डिसीजन के नाते 750 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया अभी पिछले महीने ही अप्रैल में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख अमाउंट जो है वो हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट से मेंबर्स को रिलीज़ किया गया है। आगे के लिए भी है, यदि कुछ और भी मेंबर्स ध्यान में आएंगे, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन आती है या दोबारा एप्लीकेशन कॉल करते हैं तो उसको कमेटी दोबारा एग्जामिन करेगी और जो भी मेंबरों से पॉसिबली जितना भी लिमिटेड उनका हेल्प हो सकती है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस तरह से कोरोना ने आम आदमी को प्रभावित किया है और सिस्टम ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है उस सब को लेकर कोर्ट्स भी पूरी तरह से सजग हैं, लगातार सरकारों के कामकाज पर और कोरोना से निपटने के तरीके पर पूरी तरह से मॉनिटर किए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं, लगातार जो जरूरत पड़ती है डायरेक्शंस दी जाती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि कोर्ट्स बंद हैं, जैसा एडवोकेट जनरल साहब ने बताया कि वकील जो हैं ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, हालांकि प्रभावित जो हैं पूरे समाज के लोग हैं, लेकिन क्योंकि इनका जो पेशा है सिर्फ कोर्ट से जुड़ा होता है, कोर्ट में केस नहीं आएंगे तो इनका रोजगार ठप हो जाता है। ऐसे में हरियाणा एडवोकेट जो एक वेलफेयर फंड है उसके जरिए इनको कुछ राहत दी गई है।
हालांकि वो ऊंट के मुंह में जीरे समान है, लेकिन क्योंकि राहत है फिर भी वेलफेयर फंड है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। और महाजन साहब ने कहा है कि आगे भी एप्लीकेशंस आएंगी तो उसे भी ट्रीट किया जाएगा, उसे भी कंसिडर किया जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।